केंद्र सरकार का कहना है कि जो भविष्य का भारत है उसके आधारशिला रखने वाला ये दूरदर्शी बजट है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो देश का वित्त मंत्रालय का भार संभाल रही हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो कहती है कि मैं मध्यम वर्ग से आती हूं, इसलिए टैक्स में राहत इस बार मेरी तरफ से दी गई है। और विपक्षी दलों के नेताओं को कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो खल रहा है। वो इसके साथ जो है आगामी 2024 के चुनाव को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रधानमंत्री ने एक नया पैंतरा अपनाया है बजट के द्वारा। युद्धवीर सेठी साहब मेरे साथ हैं और लगातार अगर हम कहीं कांग्रेस पर प्रहार करते रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को जवाब देते रहे, लेकिन ये जो बजट है क्या ये खुशियों वाला बजट है या इस पर भी कुछ ना कुछ जो है सवाल उठाना लाजमी है? सेठी साहब, सबसे पहले राहुल गांधी के बयान पर आएंगे। वो कहते हैं कि कोई विजन नहीं है भाजपा सरकार के पास क्योंकि नौकरियां जो है वो कम हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बजट से अब कुछ उम्मीद नहीं रही है। मेरे को लगता है कि पहली बार ऐसा बजट आया जो लोगों के लिए है, जो देश के लिए है। देश का हर वर्ग इसके अंदर, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसको इसके अंदर बेनिफिट मिले हैं। देश का बजट जब भी बनता था पिछले सालों में, तो उसके अंदर ऐसा बजट दिया जाता था, सिर्फ मुफ्त बांटने वाली बात की जाती थी और लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते थे। पहली बार आत्मनिर्भर जो एक बजट दिया है जिससे कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। 5 वर्ष की जो स्लैब थी उसको 7 वर्षों तक कर दिया गया और जिसमें किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और अमीर के लिए भी 7 लाख तक कर दिया, 5 लाख से 7 लाख तक। और अमीर के लिए भी, जो अमीर 30 लाख के ऊपर या 25 लाख के ऊपर है, उनकी भी स्लैब दर कम की गई क्योंकि उनका भी कहना था कि इसी देश के अंदर, अगर बाहर के हम देश देखें तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, इसलिए उनको भी राहत साथ साथ में दी गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, महिलाओं के लिए 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर 7.5% 2 साल के लिए इंटरेस्ट देना, और बुजुर्गों के लिए भी, जो हमारे बुजुर्ग श्रेणी में लोग आते हैं, उनको भी राहत देनी बड़ी बात है इंटरेस्ट के ऊपर। आम जो मीडियम क्लास वर्ग है, जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी पेशा करते हैं, अगर हम उनको देखें तो उनके लिए 2 लाख की जो स्लैब बढ़ाई गई है, ये बड़ी बात है। आप लोग उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे जो मोबाइल बनते हैं, हमारे आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे वेपन्स, मेक इन इंडिया, उसको किस प्रकार से हम आगे लेके आएं, किस प्रकार से हमारा देश आत्मनिर्भर बने, किस प्रकार से हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा हो, इस बात की भी पूरी चिंता इस बजट के अंदर की गई है कि हमारा देश, हमारा युवा बैगर ना बने, वो भीख मांगने वाले ना बने। स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेकअप इंडिया के तहत जिस प्रकार पिछले कई वर्षों से हमारे जो युवा अपने खड़े हो रहे हैं और बार बार हम लोग स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी लाख करोड़ों रुपए की वृद्धि करना, इसका मतलब देश अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके साथ साथ आप देखें कि पिछले कई वर्षों से हम लोग एक बात की तरफ ध्यान देना चाहते थे कि हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से आगे बढ़े, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस हो हमारा, उसके लिए भी बजट के अंदर पैसा रखा गया है। और ई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए जिस प्रकार से बड़ी बड़ी किताबें बोझा उठाना, कहीं जाके पढ़ना, ई लाइब्रेरी का मतलब हो गया घर बैठकर एक स्टूडेंट मोबाइल के अंदर भी अपना स्टडी को कर सकता है। कितना टाइम वेस्टेज कम होगी। जब बच्चे पढ़ेंगे तो वही देश हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी सड़कों के जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रावधान लाया गया, उन्होंने कहा कि हम लोग जो अपनी गाड़ियां जो इस बार जो ध्यान देंगे वो हम इलेक्ट्रिक ई व्हीकल बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल का मतलब हो गया उससे जुड़े हुए पोल्यूशन, उससे जुड़ा हुआ जो गंदगी थी, पेट्रोल की दाम, जो हम बाहर से पेट्रोल लाते थे, हम बाहर के देशों पे ना निर्भर कर अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो ये सब्सिडी भी देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ावा देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठाया जा रहा है कि असमानता बहुत है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि अमीर अमीर और ज्यादा हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, और साथ में वो कह रहे हैं कि महंगाई की जो है पूरी तरह से यहाँ पर त्रासदी चल रही है। आप लगातार पाकिस्तान पर सवाल उठा ले कि आपके देश में भी इस तरह की जो है हालात उत्पन्न हो रहे हैं जहां पर आम नागरिक जो है इस समय त्राहिमाम कर रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कोई प्रावधान नहीं है, कुछ खाने का सामान जो है वो सस्ता नहीं होता।
तो आम लोगों का जो किचन का बजट है वो गड़बड़ा गया। 1 जनवरी के बाद अगले फिर कुछ सालों के लिए 2 सालों के लिए फ्री राशन देना, ये कोई छोटी बात है? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन अब अगले साल भी हम लोग देने जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ तुलना हम करते हैं, पाकिस्तान तो इस वक्त एक एक आटे बोरी के लिए भी वो इतना दुखी है कि आप सोच नहीं सकते। आप रोज जब मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं एक एक बोरी खींच रहे हैं। और पिछले कोविड के दौरान फ्री वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान को 2 डोजेज लगा के तीसरी डोज देकर अपने देश को खड़ा करना, अपने यहाँ के लोगों को खड़ा कर दिया हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तभी हम लोग आज हम देखें 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था सी पूरे विश्व भर के अंदर, आज हम 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था में खड़े हैं। ये पाकिस्तान से हमारी तुलना कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये देश की अर्थव्यवस्था है, एक एक नागरिक के पास जाकर पूछे क्या ये उनकी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या उनकी खुद की अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर है जितनी आप बोल रहे हैं? 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो जो प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आमदन होती है वो उस वक्त 1 लाख रुपया थी। आज प्रति व्यक्ति वार्षिक इनकम 1,97,000 रुपया है, डबल इनकम हुई है। ठीक है, हम मानते हैं कि बड़े देशों से हम लोग कहीं पीछे हैं इस व्यवस्था के कारण, पर हम लोग कहीं ना कहीं फिर भी 1 लाख से 2 लाख तक लगभग हमने अपनी प्रति जो व्यक्ति आय को बढ़ाया है। हम लोग कहीं ना कहीं फ्री वैक्सीनेशन अगर हम लोग देखें तो कितने 8-10 करोड़ मकान देना इस हिंदुस्तान के अंदर, जो लोगों को जो मोदी जी की स्कीम थी एक निवास योजना की, उसके अंदर फ्री पीएम योजना के अंदर मकान देना क्या छोटी बात है? ये गरीबों के लिए तो है। 60% बढ़ाया। राहुल गांधी अपना वो चश्मा उतार नहीं रहे और उस चश्मे के माध्यम से ये नहीं वो देखना चाहते कि आज कांग्रेस कहां पहुंच चुकी है, आज कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, ये नहीं उनको दिखता। उनको हुजूम है, वो जो जनाधार है या मैं जमावड़ा बोल दूं तमाम समर्थकों का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंची और काफी सफल यात्रा मानी जा रही है। कन्याकुमारी से लेकर यहां तक तो यात्रा पहुंची, मीडिया के माध्यम से क्या प्रचार किया गया मैं तो नहीं कह सकता, पर मैं अपनी आंखों से देखा। कठुआ के अंदर उस दिन हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी थी, हम जम्मू से विजयपुर की तरफ से वहां जा रहे थे, विजयपुर से यात्रा चल रही थी। 50 लोग सफेद यूनिफॉर्म के अंदर वहां खड़े थे, सिर्फ 50 लोग जो साथ साथ चल रहे थे, चाहे उनका कैडर था, 5 लोग और थे और बाकी 1000 पुलिस के कर्मी थे वहां पे जो साथ साथ चल रहे थे। विजयपुर के अंदर तो ये हालात थे इनके। बाकी बनियाल के अंदर जाके जब लोगों की कमी आई तो इन्होंने, और सफेद टी शर्ट के अंदर इनको जब सर्दी लगी तो इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर तोहमत लगाकर वहां से ये कश्मीर भाग खड़े हुए। ऐसे व्यक्ति का क्या रैली निकली, क्या हुआ, हम तो कह नहीं सकते। बाकी जो अमीर लोग हैं 40% देश की संपत्ति उनके पास है, ये भी आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। 70 सालों के अंदर जिनको इन लोगों ने पाला परोसा, अब आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ठीक है, जो लोग मेहनत करते हैं वो उसी ढंग से आगे बढ़ते हैं। किसी की संपत्ति किस प्रकार से किस मेहनत के साथ कमाई गई है वो व्यक्ति देखेगा। पर ये पहली सरकार है जिसमें हर एक, चाहे वो एससी है, चाहे ओबीसी, चाहे युवा है, चाहे महिला है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस सरकार ने दिया है। कोविड के दौरान जब आपने जीएसटी भी दिया है, जीएसटी पर भी सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि 50% जो गरीब लोग हैं 60% ज्यादा जीएसटी अभी जो है उसका भुगतान कर रहे हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी के कारण जो पैसा जो लोगों ने, राष्ट्रवादी लोगों ने देश के हित के लिए टैक्स के रूप में दिया है, उसकी टैक्स के कारण ही आज 5 लाख से 7 लाख की स्लैब हुई है। उसी के कारण ये राशन जो मुफ्त 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसी के कारण वैक्सीनेशन मुफ्त दी गई है, उसी के कारण ये मकान वाली योजना भी चल रही है, उसी के कारण हर चीज यहाँ पर। और सराहना कर रहे हैं बजट की, क्या कहेंगे?
क्योंकि वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार आप पर सवाल उठाते हैं 370 को लेकर या स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोई चाइना का भी समर्थन मांग लेते हैं जिस पर आप भी ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस बार वो सराहना कर रहे हैं और वही राहुल गांधी के साथ भी। फारूक अब्दुल्ला जी ने और फारूक अब्दुल्ला जी ने तो देख लिया ना जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से सड़कों का जाल बना है, जिस प्रकार से दो IIT हैं यहाँ, जिस प्रकार से दो एम्स आ गए हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बन रहा है, जिस प्रकार यहाँ पे हाईवे के निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार बायोटेक्निकल यहाँ पे पार्क लाया गया है, जिस प्रकार से पासपोर्ट ऑफिस कठुआ के अंदर और रजौरी के अंदर, श्रीनगर के अंदर खोले गए हैं, हर जगह पे जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो उसी ढंग से तो फारूक अब्दुल्ला को समझ आ रही है कि यानी हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन तो होना भी चाहिए उनका। आगे की जो सरकार होगी, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा की बात की जाती है, कहीं किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो माने भाजपा का जो गठबंधन होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा, संकेत तो वही मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 50 से ऊपर सीटें लेके अपनी सरकार बनाएगी। बजट के बाद, बजट से पहले भी बनाना था, बजट के बाद भी बनाएगी। राष्ट्रवादी लोगों ने तय कर लिया है कि जिस प्रदेश के अंदर पत्थरबाजी थी, जिसके अंदर हवाला कांड था, जिसके अंदर हुर्रियत और JKLF का राज था, जिसके अंदर कश्मीरी हुक्मरान पाकिस्तान के इशारों पे नाचते थे, आज वो सब बदल चुका है। आज मोदी जी और अमित शाह जी के राज में गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के नाम पे आज रिंग रोड अगर हम लोग एक देखें तो जम्मू के अंदर नया जम्मू बसा है, जिसके अंदर रोजगार के साधन मिल रहे हैं, जल्द मेट्रो आने वाली है यहाँ पर। किसने सोचा था यहाँ पे IIT के अंदर, IIM के अंदर हजारों बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा? किसने सोचा था नॉर्थ जोन के अंदर सबसे बड़ी जम्बू जू यहाँ पे बन रही है? किसने सोचा था यहाँ पर एम्स आएगा? और एम्स आने के कारण जो हमारे मरीज यहाँ के जो लोग थे, जो बाहर भागते थे, आज बाहर से लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आकर अपना इलाज कराएंगे। कौन सोच सकता था टूरिज्म के नाते कश्मीर के अंदर और वैष्णो देवी के अंदर पिलग्रिम और टूरिज्म का रिकॉर्ड कायम होगा? ये सब चीजें जो बदल रही हैं, आज किसने सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जाके हम स्ट्राइक करेंगे? किसने सोचा था? और किसने सोचा था कि डेली वेजेस आपके कार्यालय का घेराव करेंगे? किसने सोचा था रेबरे खेल टीचर्स आपके कार्यालय के बाहर बैठेंगे, NYC आपके कार्यालय के बाहर बैठेंगे, रेबरे जंगलात बैठेंगे? ये सोचा था कभी? रेबरे जंगलात, रेबरे खेल या जो हमारे भाई बंधु हैं जो टेम्पररी हैं आज की तारीख में, अगर वो भी ध्यान से अगर दिल से सोचें तो उनके एग्रीमेंट किसने किए थे? उनको नौकरियों के नाम पे किसने ठगा? अच्छे दिनों का वादा पिछली सरकारों ने। हम कर रहे हैं ना, आस्ता आस्ता हम करेंगे ना। वो हमारे भाई बंधु हैं, निराश किसी को नहीं होने देंगे। समय के साथ सबको उनका हक मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वादा है। ये ना सीडी साहब, वो समय नहीं आ रहा है। समय क्यों नहीं आ रहा? समय तो हाथ से निकल रहा है। नहीं, कोई नहीं निकल रहा। कौन कह रहा है? पूछिए ना जो आपके कार्यालय के बाहर बैठे। आप तो अंदर बैठक करते हैं, वो बाहर बैठे हैं बारिश में। हम भी सड़कों पे लोगों के साथ घूमते हैं, रोज मर्रा में लोगों के बीच में जाते हैं। ठीक है, उनको भी हक मिलेगा। फाइनेंस का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल होता है। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर अपने पैरों पे खड़े होकर उनको भी अपने गले लगाएगा, इसकी प्लानिंग चल रही है। पीछे अमित शाह जी के साथ जाके इस बारे में बात भी हुई थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी टीम है वो इसके बारे में सोच बना रही है और वो चाहती है कि ये भाई बंधु हमारे अपने हैं, हम उनको देंगे। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया। डेली वेजेस ने जब पूरी तरह से आपने एक भव्य रैली की अमित शाह जी की, वहां पर भी अपना विरोध दर्ज करवाया था, मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, जो लोग दुखी हैं वो कहीं ना कहीं तो एजिटेशन भी करेंगे, कहीं ना कहीं अपना हाजिरी भी लगाएंगे, कहीं ना कहीं विरोध भी करेंगे। का काम तो आप करेंगे ना? हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रविंदर रैना जो रोज जाके उनको गले मिलती हैं, जाके रोज वादे करके आते हैं और वादे पूरे होंगे। अगर वादे पीछे से हमें कोई कर रहा है तो हम लोग आगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एजिटेशन जम्मू के लोगों के स्वभाव में है और उनको विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी ये काम पूरा करवा सकती है, इसलिए वो हमारे द्वार आके खटखटाते हैं। हम लोग उन्हें गले लगाने वाले हैं, हम उनको दुत्कारने वाले नहीं देखिए हैं। विश्वास है भाजपा पर और भाजपा विश्वासघात के लिए जाने नहीं जाते। युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ थे। जो पूर्ण बजट पेश हुआ है उसको लेकर चर्चा हुई, वहीं जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आप कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट जरूर रखिएगा और जो भी सवाल है आप पूछने की कोशिश कीजिएगा। अगली मर्तबा जब मुलाकात करेंगे आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप ये हमारे साथ बने, देखते जम्मू से बाहर।